अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका का ये ख्याल था कि तालिबान को काबुल में पहुंचने में तकरीबन 3 से 4 माह का अरसा कम अज़ कम लगेगा, और उनके इस ख्याल की एक बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने 3 लाख अफराद पर मुश्तमिल एक फ़ौज तैयार की थी, अफ़गान फ़ौज। उनको जदीद तरीन असलहा दिया था, उनको बेहतरीन ट्रेनिंग दी थी, और उनका ये ख्याल था कि ये फ़ौज कुछ न कुछ मज़ाहमत तो करेगी। हमारी वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया। दूसरा, अमेरिका के जो फ़ौजी माहिरीन है उन्होंने तालिबान की जो पेशकदमी है उसको उसी तरह सोचा है, उसी तरह नापा जिस तरह मगरबी या जदीद अफवाज की पेशकदमी होती है। एक जगह एक शहर को फतह किया जाता है, फिर वो आगे पेशकदमी करते हैं, उनका एक पूरा निज़ाम होता है, एक पूरा सिस्टम होता है, और उसके बाद एक पूरी प्लानिंग के तहत एक जगह से दूसरी जगह की तरफ उनका सफ़र जारी होता है, और फिर टोटल 24 घंटे में उन्होंने 8 घंटे मैक्सिमम सफ़र करना होता है। तो उस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग की कि अगर जहाँ का जिन शहरों में और जिन इलाकों में का तालिबान का अमल दखल है, अगर वहाँ से वो काबुल की तरफ रुख करते हैं तब भी उन्हें काबुल पहुँचने में और दरमियान के तमाम शहरों को फतह करने में 6 माह का अरसा लगेगा। लिहाजा इसी बुनियाद पर अमेरिका के सदर ने अभी चंद दिन पहले ही बड़े एतमाद के साथ ये बयान दिया था कि ऐसी बात नहीं होगी कि वियतनाम की तरह के मनाजर हमें अफ़गानिस्तान में देखने को मिलेंगे कि अफ़गानिस्तान से हम हेलीकॉप्टर के ज़रिए अपनी अफवाज को बाहर निकाल रहे होंगे। लेकिन अमेरिका के ये ख़यालात गलत साबित हुए, और इन ख़यालात के गलत साबित होने की एक वजह ये थी कि वो अफ़गान फ़ौज जिसके ऊपर उनका इन्हिसार था वो कैसे किसी किस्म की मज़ाहमत करती। जब उनके सुप्रीम कमांडर को यूँ ही ख़बर मिली कि तालिबान काबुल के दरवाज़ों तक या काबुल के चारों तरफ जमा हो चुके हैं, तो वो ख़ुद ही मुल्क से फ़रार हो गए। और जिस फ़ौज के सुप्रीम कमांडर का ये हाल हो, उस फ़ौज की मज़ाहमत क्या होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर सिर्फ़ ट्रेनिंग के ज़रिए या सिर्फ अस्करी ताकत के ज़रिए या क़ुव्वत के ज़रिए ही कोई फ़ौज फतह करने के काबिल होती, तो फिर नेटो जैसी इतनी बड़ी फ़ौज और अमेरिका की सरबराही में 20 सालों तक अफ़गानिस्तान में मौजूद रहने के बाद तालिबान का तो वहाँ वजूद ही ना रहता, और सिर्फ अगर पैसे से और वसाइल के साथ मुल्क फतह हो जाते तो फिर तो तालिबान की फ़िक्र और नज़रिए का नाम ही ना रहता। लिहाजा अमेरिका के और नेटो के और बरतानिया के तमाम अंदाज़े गलत साबित हुए, और तालिबान की पेशकदमी उनकी रफ्तार से कई गुना ज़्यादा थी। उसकी वजह एक ये थी कि उन्होंने जिस तरीके से तालिबान की पेशकदमी का एस्टीमेट किया था वो इस तरह से था कि जैसे एक फ़ौज एक जगह से दूसरी जगह जाती है और सफ़र करती है और फिर वो पड़ाव करती है और फिर पहुंचती है, जबकि तालिबान एक उस तरह की मुनज़्ज़म फ़ौज नहीं है, बल्कि तालिबान उस मज़ाहमत का नाम है जो इस्तेमार के कब्ज़े के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में मौजूद है। और तालिबान के हम नवा या तालिबान के हम ख्यालों पूरे अफ़गानिस्तान के देही इलाकों में बड़ी तादाद में मौजूद थे। लिहाजा जो अमेरिकी अफवाज निकलती गई जिस शहर से, तो उस शहर के आसपास जो देही इलाके थे, जो कस्बात थे, जो गाँव थे, वहाँ पर मौजूद तालिबान के हमदर्द जो लोग थे वो तालिबान ही थे। तो उन्होंने इलाकों के ऊपर अपना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, और यही सूरत हाल काबुल के हवाले से पेश आई, जिसका वो किसी भी तौर पर अंदाज़ा नहीं कर पाए थे। लिहाजा उन सब के लिए सरप्राइज़ था, पूरी दुनिया के लिए एक सरप्राइज़ था। अब ये अब एक सूरत हाल है कि तालिबान काबुल में दाखिल हो चुके हैं, सदारती महल तक वो पहुंच चुके हैं। इस वक्त पूरे अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा है। एक बात जो इस पूरी सूरत हाल में गुज़श्ता जो जंगें हुई हैं, जो कब्ज़े हुए हैं, उनसे मुख्तलिफ है। ये सारे के सारा जो कब्ज़ा तालिबान का टेक ओवर हुआ है, कब्ज़ा हुआ है पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर, इसमें उस तरह की खून रेजी नहीं हुई, उस तरह की तबाही और बर्बादी नहीं हुई, उस तरह की जंगों और जदाल का सामना अफ़गान अवाम को नहीं करना पड़ा। किसी किस्म की मज़ाहमत उनको किसी अफ़गान धड़े से नहीं हुई। अभी ज़ाहिर है मुज़ाकरात का अमल जारी है, और क्या सूरत हाल बनती है, मुस्तक़बिल का नक्शा क्या होता है, जो भी नक्शा होता है, लेकिन उसमें एक बात तो 2 बातें तयशुदा हैं। एक बात तो ये तयशुदा है कि जो भी मंजरनामा सियासी अफ़गानिस्तान का बनेगा उसमें तालिबान का बहुत अहम, कलीदी और लीडिंग करतार होगा, क्योंकि तालिबान ने जो दोहा मायदा किया था अमेरिका के साथ, उस मायदे में उन्होंने जहाँ ये गारंटी दी थी कि उन
کے زیر تسلط یا ان کے ملک سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی دہشت گردی کارروائی نہیں کی جائے گی، یا دہشت گردوں کو ویزا یا کسی قسم کا قیام یا سہولت افغانستان میں نہیں دی جائے گی۔ وہاں انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں حاصل کی، ان میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ پورے کا پورا معاہدہ جو امریکہ کے ساتھ کیا تھا، اس امریکہ میں طالبان کے نام سے نہیں بلکہ اسلامی امارات افغان، اسلامک ایمریٹس آف افغانستان کے نام سے انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے، اسلامی امارت افغانستان، جو ان کا آفیشیل نام ہے افغان ریاست کا۔ اگرچہ جہاں پورے معاہدے میں جہاں یہ اسلامی ایمریٹ آف افغانستان لکھا گیا، وہاں ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹ نے یہ لکھا کہ اس کو ایز اے اسٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹ اس وقت تسلیم نہیں کرتا، لیکن بہرحال انہوں نے اصرار کیا کہ وہ طالبان یا کسی گروہ یا مجاہدین کے نام سے نہیں بلکہ اسلامی امارت افغانستان کے نام سے ہی معاہدہ کریں گے، جو ان کا اپنا افغان ملک کا یا افغان اسٹیٹ کا آفیشیل نام ہے۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ بھی اس معاہدے میں لکھوایا اور امریکہ نے اس کے اوپر سائن کی، اور بعد میں اس کو یونائٹڈ نیشن سے بھی توثیق اس معاہدے کی گئی، اور اس میں یہ شامل ہے کہ افغانستان میں جو مذاکرات ہوں گے امریکہ کے انخلاء کے بعد افغان کے مختلف دھڑوں کے ساتھ افغان طالبان کے یعنی اسلامی امارت افغانستان کے، اس کے بعد جو نظام افغانستان میں قائم ہوگا وہ اسلامی حکومت ہوگی۔ اسلامی افغانستان کا شک باقاعدہ معاہدے میں شامل تھی، لہذا کل اگر طالبان تمام گروپوں کو اور تمام لوگوں کو شامل کر کے اسلامی افغانستان کا قیام عمل میں لاتے ہیں تو وہ اس معاہدے کے تحت ہوگا جو انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کیا تھا۔ یہ دو اہم باتیں ہیں، لہذا طالبان کا کردار بڑا اہم ہوگا۔ لیکن دوسری بات بڑی واضح ہے کہ یہ طالبان کچھ بدلے سے نظر آ رہے ہیں۔ یہ طالبان جب کابل میں پہنچے تو کابل پہ یہ قبضہ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے پہلے یہ اعلان کیا کہ ہم مذاکرات کا انتظار کریں گے، اور مذاکرات کے بعد ہم پرامن انداز میں انتقال اقتدار کے خواہاں ہیں، ہم طاقت کے ذریعے جو ہے وہ اقتدار حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بڑی مختلف بات ہے۔ اگر طالبان کو آپ جانتے ہیں یا طالبان کی فکر و نظریے کو تاریخی پس منظر میں دیکھتے ہیں تو یہ بات طالبان کا کہنا کہ وہ طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے انتقال اقتدار چاہتے ہیں، یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، اور یہ نئے طالبان کی ایک تبدیلی کی ایک سمت ہے جو آپ کو نظر آئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی طالبان کے جو مختلف لیڈرز اور جو ان کے ترجمان جو سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں میڈیا کے اوپر، وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ انہوں نے ہر جگہ یہ کہا کہ خواتین کی تعلیم کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواتین کی تعلیم پر ہی نہیں بلکہ خواتین کو گھر سے باہر کام کاج کرنے کی بھی، جاب کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ انہوں نے جو اسلامی پردے کی جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے نقاب کے اوپر اصرار نہیں کیا بلکہ صرف سکاف اور حجاب جسے کہتے ہیں اس کا کہا کہ خواتین کے اوپر صرف یہ پابندی ہوگی۔ تو یہ باتیں گزشتہ طالبان کا جو طریقہ کار تھا اس سے بہت مختلف ہے۔ پھر اسی طرح ان سے جب سزاؤں کے بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے، عدالتیں سزائیں دیں گی۔ یہ بھی ایک ڈیفرنٹ طرح کا موقف ہے جو طالبان کی طرف سے رول آف لا یا عدالتوں کے ذریعے سزاؤں پر عمل درآمد کا نظام، یہ جو طالبان کی طرف سے بات آ رہی ہے یہ بھی گزشتہ طالبان سے کافی حد تک مختلف ہے۔ لہذا یہ طالبان کافی بدلے نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور جو بات ان طالبان کی اس نسل یا طالبان کی موجودہ ورژن جسے طالبان کا ورژن 2 آپ کہہ لیں، اگر ان کے بارے میں آپ دیکھیں تو پہلے جو طالبان تھے ان کی پوری دنیا میں صرف 2 ہی ملک جو تھے ان کی حمایت کرتے تھے، ایک پاکستان اور دوسرا سعودی عرب۔ اس کے علاوہ پوری دنیا سے ان کے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے، بلکہ یہ جو طالبان ہیں جو اس وقت افغانستان کے اوپر جنہوں نے قبضہ کیا ہے یا جو آگے اہم رول پلے کریں گے، انہوں نے پہلے ہی ایران کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک ہم آہنگی کر لی ہے۔ پہلے یہ پرو سعودیہ تھے، اینٹی ایران تھے، لیکن اب سعودیہ کا تو کوئی انٹرسٹ بظاہر افغانستان میں نظر نہیں آیا، کیونکہ جب یورپی ممالک کے سفارتی عملے کو باہر بلایا گیا تو سعودیہ سب سے پہلے ملک تھا جس نے یورپی ممالک کے ساتھ اپنے عملے کو بھی افغانستان سے واپس بلا لیا، جبکہ ایران کے ساتھ اس وقت ان طالبان کے
अच्छे मरासिम में उनके मुज़ाकरात हो चुके हुए हैं और उनके साथ आपस में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। लिहाजा ईरान के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। चीन के साथ भी इन तालिबान के पहले से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इन्होंने चीन को ये यकीन दहानी करवाई है कि चीन में इस्लामी शिदत पसंदों को किसी किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट या मदद और मावनत अफ़गानिस्तान से नहीं दी जाएगी। लिहाजा चीन भी तालिबान से खुश है, चूँकि अमेरिका की मौजूदगी अफ़गानिस्तान में चीन के लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं थी या खुशाइंद नहीं थी या चीन के मफादात के साथ महंग नहीं थी। तो चीन के लिए भी एक ऐसा अफ़गानिस्तान जिसमें अमेरिका का असर और रसूख कम हो वो ज़्यादा बेहतर है। रूस भी जो है, पहले आपको इल्म है कि पिछले तालिबान तो डेफिनेटली रूस के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात इसलिए मुमकिन नहीं हो सकते थे कि उन्होंने तो रूस के ख़िलाफ़ जिहाद किया हुआ था एक अरसे तक, लेकिन अब उसको एक मादी का एक वाक़या बन चुका है। और अगर तालिबान गुज़श्ता 20 सालों से अपने मुल्क पर काबिज़ फ़ौज के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं और उनको उन्होंने गारंटी दी है कि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान से नहीं होगी, तो रूस के साथ तो उनकी दुश्मनी पुरानी हो चुकी है। लिहाजा रूस के साथ भी उन्होंने बाकायदा मुज़ाकरात किए हैं और रूस ने भी इन तालिबान के आने के बाद काबुल से अपना सफारती अमला वापस नहीं बुलाया, बल्कि अपने सफारत खाने को बंद भी नहीं किया। तो लिहाजा रूस के साथ भी इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ तो इनके बेहतर ताल्लुकात काफ़ी हद तक हैं ही, और इसके साथ साथ तुर्की के साथ भी वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के साथ उन्होंने मायदा कर लिया और अमेरिका की वजह से पूरे नेटो और बरतानिया के साथ भी उनके एक तरह का मायदा हो चुका है। तो ये तालिबान का वर्जन जो 2 है ये मुख्तलिफ है, ये बदला है, ये गुज़श्ता तालिबान से मुख्तलिफ है और लगता है कि इनके तालीक और उस्तादों ने इन तालिबान के ऊपर काफ़ी मेहनत की। अब सवाल ये रह जाता है कि ये तालिबान वाकई इस तब्दीली जो नज़र आ रही है, इस तब्दीली को अपने किरदार में और अपने तर्ज़ फ़िक्र में और अपने तर्ज़ हुकूमत में भी इसी तरीके से इसका अमली मुज़ाहरा करेंगे या नहीं करेंगे, और जब इनके पास इक़्तिदार आएगा तो वो इक़्तिदार किस तरह उस इक़्तिदार को वो ऑपरेट करेंगे और वो किस तरीके से ये तमाम बातें जो गारंटीज़ दे रहे हैं ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से, ख़वातीन के तालीम के हवाले से, ख़वातीन के काम काज के हवाले से, फिर उन्होंने ये जो ऐलान किया कि किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होगी किसी भी हुकूमती एहलकारों के ख़िलाफ़, वो तमाम लोग जो गुज़श्ता सेटअप में शामिल थे उनके ख़िलाफ़। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो बड़ी खुश आइंद बज़ाहिर नज़र आती हैं, तालिबान अमली तौर पर इसके ऊपर किस हद तक अमल दरमद करेंगे। तो बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तयशुदा है कि तालिबान को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान जिसको रशिया ताकत के ज़रिए मुसख्खर नहीं कर सका, वो अफ़गान अवाम जिनको अमेरिका और उनके इत्तेहादी भी 20 साल तक ताकत के ज़रिए मुसख्खर नहीं कर सके, अगर तालिबान जो अफ़गान टोटल सोसाइटी का एक सेगमेंट है वो पूरे का पूरा अफ़गान नहीं है, अफ़गानिस्तान नहीं है, लिहाजा अगर उन्होंने ताकत के दौर पर किसी ख़ास मसलकी नज़रिए को, किसी ख़ास सियासी फ़िक्र को, किसी ख़ास तर्ज़ हुकूमत को मुसल्लत करना चाहा अफ़गानिस्तान के अवाम के ऊपर, तो शायद अफ़गानिस्तान के अवाम बज़ौर ताकत इस तरह का निज़ाम भी अपने ऊपर ज़्यादा देर कबूल नहीं कर सकेंगे। अगर हम आहंगी के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके और तमाम अफ़गान ग्रोहों को शामिल करके जिस तरह उन्होंने मायदा किया और जिस तरह के वो बयान अभी तक दे रहे हैं, अगर वो एक वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम करेंगे और अपने तर्ज़ अमल को भी जदीद तकाज़ों के साथ हमआहंग करेंगे, तो यकीनन यही अफ़गानिस्तान के लिए बेहतर है और यही पूरे खित्ते के लिए बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान समेत तमाम लोगों का मफाद इसी में है कि अफ़गानिस्तान पुरअमन हो। एक पुरअमन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के फ़ायदे में भी है, ईरान के फ़ायदे में भी है, चीन के फ़ायदे में भी है, रशिया के फ़ायदे में भी है और तुर्की के फ़ायदे में भी है। लिहाजा इन तमाम ममालिक की ये कोशिश होगी कि अफ़गान तालिबान के साथ इस तरह का तावन किया जाए कि एक ऐसा अफ़गानिस्तान उसके नतीजे में सामने आए जो इन तमाम ममालिक के लिए भी काबिल कबूल हो और पूरी दुनिया के लिए भी काबिल कबूल हो। देखते हैं आगे क्या सूरत हाल पैदा होती है। इस टॉपिक पर मज़ीद वीडियो इंशाल्लाह आपके सामने पेश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।